चलो लास्ट क्लास में हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी फाइंड किए थे। तो आज के क्लास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि ये सर्कुलर पाथ पे जब पार्टिकल मूव करता है तो रेडियस के अलोंग जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग रेडियल कंपोनेंट कहते हैं। तो यहां पर ये रेडियस फैक्टर है, इसके अलोंग जो कंपोनेंट है रेडियल यूनिट वेक्टर ई आर कैप से रिप्रेजेंट किया और इसका वैल्यू हम लोगों ने लिखा था ई आर कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और रेडियस पे टैंजेंट परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, ये टोटल 90 प्लस थीटा टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर फॉर्म करेगा। तो ये कॉस 90 प्लस थीटा आई कैप प्लस साइन 90 प्लस थीटा जे कैप हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। यही हमने यहां पर लिखा है। तो ये याद रखना, रेडियस वेक्टर का वैल्यू और रेडियल यूनिट वेक्टर, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। अब यहां पर हम लोग वेलोसिटी जब फाइंड करते हैं तो पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डी बाई डी टी, अब इसमें दो टर्म है, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या। तो ये हमने बताया था कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कॉस का माइनस साइन हो जाएगा और फिर dx इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा डी थीटा हो गया। और इससे हम dx बाई डी टी निकालेंगे, मतलब दोनों तरफ dt से डिवाइड करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन हमको याद रखना है, माइनस आर साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। इसी तरह से हम y इज इक्वल टू आर साइन थीटा एज्यूम कर लें, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बन जाएगा आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी। तो यहां पर आर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन देखो क्या आ गया, माइनस आर साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप। आर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन ऊपर हमने बताया आपको, आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप। ठीक है यहां तक। अब ये डी थीटा बाई डी टी हम लोग जान रहे हैं ऑलरेडी, इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस आर ओमेगा साइन थीटा आई कैप और ये आर ओमेगा कॉस थीटा जे कैप। अब इसमें से आप आर ओमेगा कॉमन ले लो, तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये पूरा वैल्यू जो माइनस साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर को। इसका मतलब आर ओमेगा जो एक्ट करेगा वो टेंजेंट के अलोंग एक्ट करेगा। तो किसी भी सर्कुलर पाथ पे जब भी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आर ओमेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब टेंजेंट के अलोंग यूज करेंगे। इसलिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा जब भी हम अप्लाई करेंगे वो टेंजेंट के अलोंग।
इसलिए हम लोग इसको आर ओमेगा ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखने का देखो तरीका क्या, टैंजेंट के लॉन्ग, इसलिए हम लोग आर ओमेगा और टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया करें। अब इसी से हम लोग रिजल्ट फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन का। हो गया। अब यहां से, अब जैसे ये तो हमको समझ में आ गया कि टेंजेंट के अलोंग लग गया आर ओमेगा, एक्सेलरेशन किधर लगेगा, क्या रेडियली लगेगा, क्या टेंजेंशियली लगेगा, इस चीज को अब हम लोग चेक करेंगे। देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। पहले तो हम लोग यहां पे इस चीज को यूज कर लें, आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप। ठीक, तो यहां पर पहले हम लोग v के वैल्यू को इस फॉर्म में लिख देते हैं, आर ओमेगा साइन थीटा आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस थीटा जे कैप, और रिमेनिंग जो भी है ये सब रफ वर्क हम लोग हटा देते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है, तो ये आ गया dv बाई dt। अब गौर से देखो यहां पर दो वेरिएबल है, ओमेगा साइन थीटा दोनों, तो पहले हम लोग माइनस आर को बाहर रख दें और प्रोडक्ट रूल को इस्तेमाल कर लें। ओमेगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, फिर v कांस्टेंट, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन पहले में किया, दूसरे में हम लोग ओमेगा का डिफरेंशिएशन करेंगे, आई कैप। सेकेंड वाला टर्म देखो क्या है भाई, आर ओमेगा। अब डिफरेंशिएशन आपका किसका होगा, कॉस थीटा का होगा, तो कॉस थीटा हो गया। यहां पे कॉस थीटा को कांस्टेंट रखा, डी ओमेगा बाई डी टी जे कैप। हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी टी। इसका मतलब ये हम लोगों को अल्फा से रिप्रेजेंट करेगा, तो पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर दे। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बताया, कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, फिर साइन थीटा कांस्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी को अल्फा लिख देंगे, आई कैप। आर ओमेगा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस कॉस थीटा डी ओमेगा बाई डी टी को अल्फा लिख दिया, और ये जे कैप हो गया। जहां जहां हम लोगों को डी थीटा बाई डी टी मिलेगा वो ओमेगा पुट करेंगे, तो माइनस आर ओमेगा ये बन गया, ये भी ओमेगा बना, इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और यहां पर अल्फा साइन थीटा आई कैप। इस वाले में आ जाए सेकेंड टर्म में, ये माइनस ओमेगा और ये डी थीटा बाई डी टी ये भी ओमेगा, तो ये साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, चेक कर लो सब लोग, यहां तक देखो अपनी कॉपी में एक एक स्टेप। चेक करो, ठीक है। ठीक है यहां तक। अब ये अभी थोड़ी दिक्कत हो रही, लेकिन हम लोग को जो प्रॉब्लम में इसको यूज करेंगे
वो डायरेक्टली यूज करेंगे, घबराना नहीं है। एक्सेलरेशन ए, अब ये देखो इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस आर अल्फा साइन थीटा, यहां आई कैप, यहां भी आई कैप, इस वाले में माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा जे कैप, इस वाले में आर अल्फा कॉस थीटा जे कैप। यहां तक ठीक है। सिर्फ हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब इसमें से देख लो आर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया विद नेगेटिव साइन, तो ये कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप हो गया। इस दोनों टर्म में आर अल्फा को कॉमन लेंगे, तो यहां आर अल्फा कॉमन लिया, तो ये माइनस साइन थीटा आई कैप और ये कॉस थीटा जे कैप बन गया। अब आप चेक करके ये बताओ हमको कि यहां पे ये जो आर ओमेगा स्क्वायर के साथ ये जो क्वांटिटी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रेडियल यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस आर ओमेगा स्क्वायर रेडियल यूनिट वेक्टर ई आर कैप। ये वाला क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेक करो, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर को। इसका मतलब क्या हुआ? दो तरह का एक्सेलरेशन लग रहा है, इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन कहेंगे ई आर कैप, और इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे टैंजेंट के अलोंग। इसका मतलब सर्कुलर पाथ पे दो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा रेडियस के अलोंग, और ये क्या आ रहा है? वी स्क्वायर बाई आर, या इसको हम आर ओमेगा स्क्वायर कह देंगे। और इधर टैंजेंट के अलोंग कौन सा वैल्यू आ रहा है? आर अल्फा, या हम इसको डीवी बाई डी टी कह देंगे लीनियर एक्सेलरेशन, जो टैंजेंट के अलोंग है, मतलब टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर के अलोंग बन रहा है। तो रिजल्टेंट इन दोनों का क्या आएगा? यदि हम रिजल्टेंट निकालना चाहेंगे तो रेडियल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर आ जाएगा। रेडियल हमारे पास क्या है भाई? आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारे पास क्या है? आर अल्फा का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया एक्सेलरेशन का। यदि हमको इसमें डायरेक्शन फाइंड करना है तो टैन थीटा, इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो। अब ये हमारे पास टैन थीटा, तो ये एंगल थीटा बना रिजल्टेंट के साथ, तो क्या आ जाएगा? ए आर बाई ए टी, रेडियल बाई टेंजेंशियल का रेशियो, तो टैन थीटा आ गया। डायरेक्शन भी आ जाएगा, वेक्टर है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अब ये डेरिवेशन से हमारा कोई वास्ता नहीं, हमको सिर्फ ये याद रखना कि रेडियस के अलोंग कौन सा एक्सेलरेशन, टैंजेंट के अलोंग कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, और रिजल्टेंट का वैल्यू क्या है। ये याद रखेंगे, हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हो गया? अब देखो, तो यहां पर रिजल्टेंट हम लोगों का मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में? वेलोसिटी इसी फॉर्म में निकाला था, आर ओमेगा ई टी कैप, और फिर हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन हमारा क्या आ रहा है?
dv बाई डी टी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर रेडियल के लॉन्ग, मतलब रेडियल यूनिट वेक्टर के साथ, और आर अल्फा क्या, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर के साथ। अब यहां पर कंडीशंस इस तरह से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि ए पर वेलोसिटी v है, ये भी इजी प्रोसेस है। ये स्कूल लेवल के लिए यदि वो डेरिवेशन हमारा डिफरेंशियल फॉर्म में वो दिक्कत कर रहा तो इस तरह से, तो ए पर हम लोगों ने वेलोसिटी v लिया और बी पर हम लोगों ने वेलोसिटी में चेंज डेल्टा v मान लिया। चूंकि पोजीशन को हम लोग r ले रहे हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर r प्लस डेल्टा। अब इसको एक ट्रायंगुलर फॉर्म में लेते हैं। ए पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर r लिखा, बी के लिए डेल्टा r लिखा जो कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ओ बी हमारा रिजल्टेंट बन गया r प्लस डेल्टा r। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। अब इसी को पोजीशन वेक्टर यहां पर ए है, ए का ओ ए का पोजीशन वेक्टर r, ओ बी का पोजीशन वेक्टर r प्लस डेल्टा r। इसको वेलोसिटी के टर्म में यदि लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देख लो। ए डैश मान लेते हैं तो ओ से ए हम v लिख देंगे, ओ से बी, बी डैश जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, v प्लस डेल्टा v लिखेंगे। तो ए बी यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो वहां चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर मानते हैं, तो ये ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल ओ डैश ए डैश बी डैश सिमिलर, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग लिख दिया ये डेल्टा आर ए बी, तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग वहां ए डैश बी डैश डेल्टा बी। ठीक, अब इसको हम लोगों ने लिख दिया ओ ए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ओ ए डैश। ठीक, अब इसको डेल्टा आर को यहां ले आए और डेल्टा वी को इधर ले आए। अब डेल्टा आर इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, डेल्टा आर का वैल्यू क्या पढ़ा, वी डेल्टा टी, और डेल्टा वी भी इसी तरह से ए डेल्टा टी आ गया। तो वी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई आर और ए सी डेल्टा टी डिवाइड बाई वी, तो ये क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन, डेल्टा टी कैंसिल, वी इंटू वी, वी स्क्वायर बाई आर। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये स्कूल लेवल के लिए जहां पर हमारे मतलब मार्क्स वहां पर डिफरेंशिएशन यदि अलाउड नहीं है, या मान लो कि आपको कहा जाता है कि नहीं उस प्रोसेस से नहीं इस प्रोसेस से निकालिए, तो ऐसे भी शॉर्टकट तरीके से आप निकाल सकते। लेकिन इस पे एक चीज है कि वी स्क्वायर बाई आर तो मिल गया, वो सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन मिला, सेंटर के अबाउट मिला, लेकिन रेडियल क्या आया वो नहीं पता चल पाया, टेंजेंशियल क्या है वो नहीं पता। सिंपल हम लोग सेंटर के टुवर्ड्स उसको सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन या रेडियल एक्सलेरेशन लिख दिया, लेकिन आर अल्फा कहां एक्ट कर रहा है ये नहीं पता चला। तो बेस्ट मेथड वही है जिससे कि हम दोनों को बता सकते हैं, रेडियल को भी और टेंजेंशियल को भी बता सकते। हो गया? हो गया, चलिए अब आ जाए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट। पाला कहता है कि यदि रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट दोनों जीरो हो जाए, रेडियल जीरो मतलब सर्कुलर नहीं होगा, टेंजेंशियल जीरो, टेंजेंशियल का वैल्यू क्या, डीवी बाई डी टी, तो वी कांस्टेंट यूनिफॉर्म, इसलिए उसका नाम पड़ गया यूनिफॉर्मली ट्रांसलेटरी मोशन। पहला कंडीशन, जब ए आर जीरो हो जाए, टेंजेंशियल जीरो हो जाए, तो मोशन को हम लोग यूनिफॉर्मली ट्रांसलेटरी कहेंगे। ठीक, दूसरा कंडीशन आ जाए, ए आर जीरो, रेडियल जीरो,
टेंजेंशियल नॉन जीरो मतलब डीवी बाई डी टी नॉट जीरो, मतलब वी चेंज कर रहा है, इसलिए हम उसको एक्सेलरेटेड ट्रांसलेटरी कह देंगे। ठीक। थर्ड कंडीशन कहता है इफ ए आर नॉन जीरो, इसका मतलब रेडियल जीरो नहीं है तो सर्कुलर है, और डीवी बाई डी टी जीरो है, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड है, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक। फोर्थ कंडीशन क्या आ सकता है? फोर्थ में आ जाएगा ए आर नॉन जीरो, सर्कुलर, ए टी नॉन जीरो मतलब वी वेरिएबल, तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंडीशन हो गया। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑब्वियसली हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल दिया, उसका डायरेक्शन की तरह सेंटर के टुवर्ड्स। तो जब भी एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो एक फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ लगेगा, उसी को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक। तो ये फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर गया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा फोर्स हो गया? जो बॉडी को मूव करा रहा सर्कुलर पाथ पे विद यूनिफॉर्म स्पीड, और फोर्स का डायरेक्शन किधर? रेडियस के अलोंग, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक। नेक्स्ट पार्ट कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है भाई? वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड को नहीं बदल पा रहा। मैग्नीट्यूड वही है, इसका मतलब ये v वही है ना, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो। ठीक। तो वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, तो फोर्स का डायरेक्शन रेडियस के अलोंग एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक। इसका मतलब ये सेंटर सीकिंग फोर्स कहलाता है, हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स लगता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो बिल्कुल सिंपली लिखा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नॉट इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को नहीं बदल सकता। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। रीजन बिकॉज द वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग है, so this force must be along the radius and directed towards the center. This force is to move the body in circular path. It must act towards the center of the circular path. So this force is known as central seeking force called centripetal force. हो गया? क्लियर? चल अब आ जाए यहां पर, और सिंपल है कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा फोर्स है जो बॉडी को मूव करा रहा सर्कुलर पाथ पे इन, और ये बिल्कुल उसी चीज को एक बार समराइज करके लिख दिया, वही चीज है, उसको एक जगह पर समराइज करके लिखा गया। आकाश जी को नींद आ रही है, कितना बढ़िया रहता सोते आज संडे नहीं। चल अब सेंट्रीपिटल फोर्स इन डिफरेंट सिचुएशन,
ये प्रॉब्लम बनाने में हमको इतना हेल्प करेगा, ये 6 पॉइंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला पॉइंट कहता है कि पार्टिकल टाइड टू ए स्ट्रिंग एंड वर्ल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो कहां सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, कहां टेंशन लग रहा है? यह कहता है कि एक स्ट्रिंग से हमने एक पार्टिकल को, एक बॉब को कनेक्ट कर दिया और ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। जस्ट लाइक वो आपने देखा होगा ना, जो घोड़े पर घूमते रहते हैं, मेरी गो राउंड, वैसा कंडीशन। इसका मतलब ये पाथ ऐसे बनेगा, ये यहां जाएगा, ऐसे पाथ बनेगा। ठीक। अब ये कहता है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो टेंशन एक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग का जो टेंशन एक्ट कर रहा है वो किसके अलोंग है भाई? यही है टेंशन। एक मिनट, हाँ। और हॉरिजॉन्टल सर्कल में जब मूव कर रहा है तो इस कंडीशन में ये चीज दिमाग में रखना है, ये फिगर थोड़ा सा ये गलत फिगर है, फिगर ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब ये ध्यान दो, यहां पर फिक्स्ड है और ये ऐसे मूव कर रहा है, यही आपका पोजीशन है। मेरी गो राउंड में ऐसे ही मूव कर रहे हैं और बीच में वार लगा है तो टेंशन इधर लगा, और इसको बैलेंस कौन करेगा भाई? mv²/r। इसलिए जब भी प्रॉब्लम आएगा हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सेंटर के टुवर्ड्स टेंशन और उसको काउंटर बैलेंस mv²/r। एक एक पॉइंट को हम लोग देखते चले। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। चल, ये तो पीडीएफ में भेजेंगे, चिंता नहीं, समझते जाना है बस, आज ही भेज रहे हैं। दूसरा कहता है व्हीकल टेकिंग अ टर्न ऑन ए लेवल रोड। तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है रोड और टायर के बीच, ये डेरिवेशन भी सीखेंगे। तो जैसे ये लेवल रोड, ये एक सर्कुलर पाथ, और ये मान लो इस सर्कुलर पाथ पे यहां पर एक ये आदर्श कट 4 व्हीलर है 1947 मॉडल। अब ये जैसे ही उसने टर्न लिया तो कहता है कि जो रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन है वो इधर लग रहा है, और इसको काउंटर बैलेंस mv²/r इधर कर रहा है। इसलिए लिखा है कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोड ऑन द टायर किसके बराबर? सेंटीमीटर फोर्स के बराबर। तो हम लोग F = mv²/r यूज करेंगे। इसी कारण से यदि फ्रिक्शन नहीं होता है तो आप स्कीड करते हैं और हमेशा कहां जाते हैं? आउटसाइड द सर्कुलर पाथ। कभी भी इनसाइड नहीं गिरेंगे आप, हमेशा आउटसाइड। ठीक है, सब डेरिवेशन पढ़ना, चिंता नहीं कीजिए, सारा पढ़ना है। हम एक एक पॉइंट को आपको बताते जा रहे हैं। अब कहता है कि एक व्हीकल स्पीड ब्रेकर पर है, ठीक। तब स्पीड ब्रेकर पर है तो मान लो कि स्पीड ब्रेकर ये बन गया, रौनक आजकल नहीं देखा होगा, वो जहां पर लोग रोड बना देते हैं, उसके बाद में पाइपलाइन बिछाते हैं और ब्रेकर लगा देते हैं।
लोगों को सुविधा होती है, इतनी सुविधा होती है कि बेचारे व्हीकल भी, एक जाओ ना हमारे पोखरिया पीर में, हमारा ससुराल उधर ही है, तो 4 व्हीलर लेके हम जा ही नहीं पाते, वो ऐसा है। हाँ, उस गली की हालत इतनी खराब है, जिसका 4 व्हीलर का फाउंडेशन नीचे है वो वहीं अटक जाता है। तो ससुराल वाले भी हमारे बड़े खुश है कि नहीं आता है। हाँ। तो यहां पर ये स्पीड ब्रेकर, अब ये स्पीड ब्रेकर ने नॉर्मल लगाया, ठीक, और इसका वेट mg इधर लगा, तो इसके वेट को बैलेंस कौन करेगा भाई? ये बेचारा सीधा साधा mv²/r। आया समझ में? सिंपल। ये जैसे इस पोजीशन पर आएगा स्पीड ब्रेकर पर, तो इसका वेट mg डाउनवर्ड लगेगा। तो अब आप समझो, एक एग्जाम्पल, उस स्पीड ब्रेकर पे जंप कर गया, तो हमारा बॉडी का मूवमेंट किधर होगा? ऊपर की तरफ, तब ना सर में चोट लगता है। जहां पे हाई अल्टीट्यूड अचानक होता, ब्रेकर आता है, तो ड्राइवर जब ब्रेक लेता है सडनली, तो उस कंडीशन में हमारा बॉडी कहां जाता है? बस वही डायरेक्शन याद रखना है, अपर बॉडी जो रिएक्ट कर जाए वही है। तो mv²/r। हो गया? चलो नेक्स्ट एग्जांपल, एक एक टॉपिक को हम लोग देखते चले। अब कहता रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन के अराउंड, तो अर्थ और सन के बीच कौन सा लगा ग्रेविटेशनल फोर्स? किधर लगेगा? सेंटर के टुवर्ड्स। तो mv²/r कहां लगा? आउटसाइड, इसलिए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहते हैं। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाए। कहता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम, तो क्या लगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। किसके किसके बीच? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच। और सेंट्रीपिटल फोर्स आउटसाइड, बोथ थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, यही तो पढ़ा था आपने। ठीक, लास्ट कहता है चार्ज पार्टिकल डिस्क्राइबिंग ए सर्कुलर पाथ इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब भी होगा वहां भी क्या लगेगा? सेंटर के टुवर्ड्स लग गया मैग्नेटिक फील्ड, और वही प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रल के टुवर्ड्स लगा कौन? मैग्नेटिक फोर्स, और उसको बैलेंस किया mv²/r, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स हो गया। बहुत सारी चीजें हम लोगों को एक साथ मिल रहा है, इसलिए एक एक टॉपिक को इसलिए लिख दिया, दिमाग की बत्ती जल रही है। ठीक, डिफरेंस कंडीशन हो गया। चलिए अब आ जाए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। सिंपल, एक्सप्रेशन निकाला v²/r, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जल्दी से बता दो। mv²/r, मास से मल्टीप्लाई, v = r ओमेगा, तो एक r कैंसिल हो गया, तो r ओमेगा²। ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया? 2π न्यू, तो 2π न्यू तो 4π² न्यू²। ठीक, और ओमेगा को 2π/t के फॉर्म में लिखेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आ जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहता है कि इमेजिनरी फिक्सिशियस फोर्स है, ठीक, ड्यू टू इनकॉर्पोरेटेड इफेक्ट्स ऑफ इनर्शिया। जैसे एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग जैसे एक व्हीकल को सर्कुलर पाथ पे टर्न कराते हैं, तो हमारा बॉडी रिएक्ट करता है इनर्शिया के कारण से, जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को अपोज करता है, और वो जो डायरेक्शन है वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और इसी को हम लोग स्यूडो इमेजिनरी फोर्स कहते हैं। सर्कुलर पाथ पे मूव किया, ड्राइवर ने सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए स्टीयरिंग को मूव कराया, ठीक, इसका मतलब फोर्स किधर अप्लाई किया उसने, टुवर्ड्स द सेंटर। हमारा बॉडी क्या करेगा, लोअर पार्ट उसके कांटेक्ट में है, तो वो तो सेंटर के टुवर्ड्स मूव किया, अपर पार्ट रिएक्ट करेगा, तो अपर पार्ट का डायरेक्शन किधर हो गया, आउटवर्ड हो गया, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक सिंपल हैंकी को मूव कराओ सर्कुलर पाथ पे, रिलीज करके छोड़ दो, देखो हैंकी किधर जाएगा, बाहर की तरफ, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो इमेजिनरी फोर्स है, ठीक है। और इसलिए कहता द बॉडी वुड लीव द सर्कुलर पाथ ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इमेजिनरी है, इमेजिन कर रहे हैं, ठीक। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स इन द फंडामेंटल सेंस। एक अपरेंट फोर्स है जो किसी बॉडी पर एक्ट करता है किसी कर्व पाथ पे, और ये आउटवर्ड लगता है, जिससे कि वो बॉडी को पुश करता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, जो हम लोग mv²/r मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख देते हैं, mr⍵² मैग्नीट्यूड के टर्म। अब जैसे क्वेश्चन है, अब क्या कहता है क्वेश्चन में, जस्ट ये क्वेश्चन एससीवी का ही पहला क्वेश्चन है, वो डेटा थोड़ा सा हमको चेक करना होगा, वो वैल्यू बुक तो नहीं है मेरे पास, अच्छा बुक इसमें है, जस्ट ए मिनट देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या है। पीडीएफ होना चाहिए, जस्ट ए मिनट। हाँ, ये वैल्यू जो है यहां पर ये दे रखा 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर, ये दे रखा। अब कहता फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून दे रखा है, एंड टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, ये टी का वैल्यू दे रखा है, इट इज 27.3 डेज। एक्सलेशन फाइंड करना है तो टाइम पीरियड के फॉर्म में, तो जितना भी एक्सलेशन का फॉर्मूला है पहले हम लोग लिख लें, और जो हमारे काम का वो यूज कर लेंगे, यही फॉर्मूला। अब इसमें टाइम पीरियड है,
इसमें टाइम पीरियड है, ये यूज कर लेंगे। तो आर का वैल्यू कितना है? 3.85। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 2 पाई मीन्स 4 पाई स्क्वायर हो गया। टाइम पीरियड है 27.3 डेज। 1 डे 24 इंटू 60 इंटू 60 होगा। तो ये क्या बन गया? 24 इंटू 3600। इसको अब कैलकुलेट करना आप लोगों का काम है। हाँ, ये इसका भी होल स्क्वायर हो जाए। देखो यदि कैलकुलेटर इस्तेमाल करके जल्दी से कर ले हम लोग सॉल्व। आदर्श आप ही कीजिए। पहले डिनोमिनेटर के क्वांटिटी को सॉल्व कर लो। 20, अरे तुम लोग करो ना। 27.3 इंटू 86,400, बहुत बड़ा क्वांटिटी आ जाएगा। ये सॉल्व करके करीब करीब आना चाहिए 2.36 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर टोटल क्वांटिटी। तो ये बन गया 3.85 इंटू 10⁸ और ये 4 पाई स्क्वायर हो गया। ये 2.36 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर। अब तो सॉल्व कर लो, अब तो बन जाएगा। आधा काम कर दिया। 3.85 और ये 4 पाई स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 2.36 इंटू 2.36। अब ये 10 का पावर 10⁸ है और ये 10⁻12 ऊपर जाएगा तो माइनस साइन। अब इसको सॉल्व करके बताओ। ये करीब करीब देखो ना 3.85 इंटू 4 इंटू, अरे आलसी आदमी, पाई का स्क्वायर मतलब 3.14 को 2 बार कर दो। हाँ 27.25। हाँ 3 मान लो। 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर ड्यू टू अर्थ रोटेशन। डायमीटर दे रखा है और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए 24 आवर्स। यहां भी वैसे ही एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फिर क्या बन गया? v²/r, r ω² r और ये 4 π²/t²। r की जगह पर क्या पुट कर देंगे बोलो? ये बन जाएगा 6400 किलोमीटर, मतलब 6400। तो यहां पर ये रेडियस की जगह पर 6400 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। और फिर ये 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर
और टाइम पीरियड 24 आवर्स है, 24 इंटू 3600 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको भी वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे 10 के पावर में। तो ये 64 इंटू 4 इंटू 3.14 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, और डिनोमिनेटर में आ गया 24 इंटू 24 इंटू 36 इंटू 36। अब 10 का पावर देख लो, यहां पर ये आ गया 5, और यहां पर 10 का पावर -4 ऊपर चला गया। देखो सॉल्व करके कितना आता है। ये करीब करीब आ रहा है 0.0038। तो ये 10 पावर 1 हो गया, तो ये 0.038 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। कहता फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया ना, सेम क्वेश्चन, सॉरी। चलो सेम क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन इसके बाद नहीं है। अब चलिए, अब देख लीजिए स्किडिंग ऑफ व्हीकल, इससे रिलेटेड फिर और भी प्रॉब्लम करेंगे ऑन ए लेवल रोड, जो अभी जस्ट बताया। इसमें क्या है कि यही एक लेवल रोड पे एक व्हीकल मूव कर रहा है, तो हमने बताया था कि टुवर्ड्स द सेंटर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, और इसको काउंटर बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r mr ओमेगा स्क्वायर। तो कहता कि ये व्हीकल तभी स्टे करेगा सर्कुलर पाथ पे जब यहां पर फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा, मींस फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू mv²/r। तो फ्रिक्शनल फोर्स F must be equal to and greater than mv²/r। फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग लिखते हैं म्यू mg must be greater than and equals to mv²/r। m और m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से v² must be less than and equals to म्यू rg बन जाएगा। इसका मतलब v लेस देन इक्वल्स टू √μ/r(g)। इसी को हम सेफ वेलोसिटी कहते हैं, कि इतना मिनिमम वेलोसिटी होना, मतलब मैक्सिमम। ये क्या कहता है, ये इनइक्वालिटीज मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैक्सिमम वेलोसिटी √μ/r(g) हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपसे पूछा जा सकता है कि इसका सेफ वेलोसिटी कितना है, जिससे ये व्हीकल इस लेवल रोड पे स्टे कर जाए, स्कीड नहीं करे, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हो। तो इसका वैल्यू √μ/r(g)। हो गया क्लियर। चलिए आज यहीं तक हम लोग करते हैं, कल थोड़ा सा और प्रॉब्लम को हम लोग इसमें डालेंगे।
कल के क्लास में एक दो और इसका कंडीशन बताएंगे, फिर प्रॉब्लम है।